हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज का सेशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग 5 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे बट साथ ही साथ इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो काफी कुछ है सीखने के लिए, चलें शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू 5 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर से। पहली जो खबर है या फिर जो पहली न्यूज है वो यह है कि सेंटर हैज प्रपोज्ड फॉर्मिंग अ टेक्निकल कमिटी टू इवैल्यूएट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 13 हिमालयन स्टेट्स। मतलब यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि भाई हम लोग एक टेक्निकल कमिटी बनाएंगे, एक समिति बनाने वाले हैं, एक तकनीकी समिति बनाने वाले हैं। और वो समिति क्या करेगी, वो कमिटी क्या करेगी, जो हमारे 13 हिमालयन स्टेट्स हैं, इन 13 हिमालयन स्टेट्स की कैरिंग कैपेसिटी जो है इसको इवेल्युएट करने का काम ये लोग करेंगे। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि ये कैरिंग कैपेसिटी किस बला का नाम होता है। जब हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी तो इससे हमारा क्या मतलब है, हमारा क्या आशय है। तो कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सस्टेन विदाउट गेटिंग डिग्रेडेड। मतलब ये कि अगर आपके पास में लेट से एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब इस इकोसिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, जब इस इकोसिस्टम में बहुत सारे इंसान अगर यहां पर जाकर एग्जिस्ट करेंगे या फिर यहां पर अगर जाकर रहने लगेंगे तो इस इकोसिस्टम के ऊपर लोड पड़ना शुरू होगा। लोड पड़ेगा तो फिर ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर वो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स जो यहां पर जाकर रह सकते हैं, जिसके जिनके रहने के चलते इस इकोसिस्टम के ऊपर इतना असर ना पड़े कि वो डिस्ट्रॉय होने लगे, वो डिग्रेड होने लगे, वो जैसा है वैसा का वैसा अपने आप को सस्टेन कर सके, इसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक सीलिंग है और इस सीलिंग से एक रस्सी लटकी हुई है या फिर एक धागा वगैरह लटका हुआ है। इस रस्सी के ऊपर लेट से आपने एक वेट बांध दिया, डब्ल्यू या W1 बोल देते हैं। अब ये वेट जो है वो टिका हुआ है, रस्सी जो है इस वेट को बर्दाश्त कर गई। वक्त के साथ में आपने इस वेट के साथ में एक और वेट जोड़ दिया, W2, ये इसको भी बर्दाश्त कर गई। मगर इसके ऊपर जो टेंशन है, इसके ऊपर जो फोर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेट से आपने इस पे एक और वेट लगा दिया जिसका नाम है W3। अब W3 वेट आपने जैसे ही लगाया तो पता चला कि ये धागा या फिर जो रस्सी आपने लटका रखी थी ये टूट गई और ये सारा के सारा वेट नीचे की तरफ में गिर गया। मतलब यह है कहने का कि सिर्फ W2 अमाउंट तक वेट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट वेट था जिसको ये रस्सी बर्दाश्त कर सकती थी। उससे ज्यादा अगर आपने इसमें और ज्यादा वेट बढ़ाया तो फिर ये रस्सी टूट जाएगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब इसी लॉजिक को आप लगा दीजिए इकोसिस्टम के ऊपर कि एक सर्टेन क्षेत्र है, उसमें एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब इस इकोसिस्टम में कुछ जानवर हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ वनस्पति है, कुछ आपका जलवायु है, कुछ वाटर बॉडीज वगैरह, पूरा एक सिस्टम अपना बना हुआ है। इस इकोसिस्टम में अब इंसान जाके रहने लगे या फिर टूरिज्म के लिए जाने लगे, 1 2 3 4 25 30 50, तो वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंसान हैं जिसको ये इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सकता है बिना बर्बाद हुए, बिना डिग्रेड होना शुरू हुए, बिना इस इकोसिस्टम की क्वालिटी खराब हुए। ये ऐसे कितने मैक्सिमम इंसानों को सहन कर पाएगा, ये कहलाती है इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी। या फिर जो कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरी बस हो गई है यार भाई तेरे साथ में, मुझे अब और मेरे को मतलब जो है टेस्ट मत कर, अब मेरी बस हो गई है, मैं इसके आगे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये जिस तरीके से हमारी एक लिमिट होती है कि उसके बाद हमारी भी बस हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसी तरीके से इकोसिस्टम की भी अपनी एक बस हो जाती है, उसके बाद में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उसके पहले वो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स को सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, वो उस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। बस उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इकोसिस्टम इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन size that an carrying capacity is the maximum population size that an ecosystem can sustain without getting degraded। और अब ये अब अपनी सरकार क्या कर रही है, उसने कमेटी बनाई है जो 13 हिमालयन स्टेट्स की कैरिंग कैपेसिटी को चेक करेगी। मतलब वो ये देखेगी कि ये जो 13 हिमालयन स्टेट्स हैं, इनके जो अपने फ्रेजाइल इकोसिस्टम बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं, इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब इन स्टेट्स में मैक्सिमम कितने लोग जाके रह सकते हैं, कितनों को ये बर्दाश्त
कर पाएगा, और उस कितनों के बाद में ये जो 13 हिमालयन स्टेट्स हैं इनके इकोसिस्टम्स की और ज्यादा इंसान अगर डाले जाएं तो बस हो जाएगी। तो ये चीज इवेल्युएट करने के लिए कमेटी बनाई गई। चल आगे। अब सवाल उठता है कि ये कमेटी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको ये चेक करना पड़ रहा है कि 13 हिमालयन स्टेट्स में मैक्सिमम कितने लोग जाकर रह सकते हैं, या फिर कितने लोगों को जो है इनका इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सकता है। आखिर ये चेक करने की नौबत क्या आ गई? इसकी वजह यह है, या फिर इसका जो ये कमेटी है इसके फॉर्मेशन की वजह यह है कि अगर हम लोग हाल के सालों में देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसके चलते बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हिमालयन स्टेट्स की खास तौर पे अगर बात की जाए, इनका इकोसिस्टम पहले ही काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, और यहाँ पर ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं, कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके चलते फ्रीक्वेंट लैंड स्लिप्स हो रही हैं, वहां पे भूस्खलन हो रहा है, वहां पे आपकी पूरी की पूरी पहाड़ियां जो है खिसक जा रही हैं। इससे एक तो बहुत बड़ी मात्रा में डेथ्स हो रही हैं, बड़ी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको पहले ही हिमालयन स्टेट्स में, हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो आप बड़ी मुश्किल से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार करते हो उसमें काफी बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन आ रहा है। तो ये दो तीन वजूहत हर कभी जो है आपके नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट आपकी लैंडस्लाइड्स या लैंड स्लिप्स हो रही हैं जिसके चलते बहुत सारी मौतें, प्लस बहुत मुश्किल से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी तबाही बार बार जो हो रही है, और जो समझ में आ रहा है कि ये नेचुरल नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें मैन मेड है, ये इंसानों का इसमें कुछ योगदान है, उसको चेक करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। अब कमेटी जो है कई सारे अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को बुलाएगी, इन एक्सपर्ट्स को बुलाएगी, और ये सब लोग बैठकर जो हैं फिर अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं इस इकोसिस्टम के उसको देखने वाली है। जैसे हाइड्रोलॉजी हो गया, तो वहाँ की जो वाटर बॉडीज हैं उसमें वाटर की क्या क्वालिटी है, कितना जो है वाटर की कैरिंग कैपेसिटी इनकी वाटर बॉडीज में है, मानसून आता है तो कितना पानी जो है इसमें और बढ़ता है, कम होता है, सारी चीजें जो है देखने की जिम्मेदारी, और उसका फिर इस इकोसिस्टम पे और इंसानों की प्रेजेंस का क्या असर पड़ रहा है, वो सारी चीजें। यही बात रिमोट सेंसिंग वाले जो हैं वो अपनी तरफ से सर्च करेंगे। हिमालयन जियोलॉजी जो पूरा बताएगी कि आपको कि ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है कितना फ्रेजाइल है, कितना फ्रेजाइल नहीं है, कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे भूस्खलन होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, कहां पर अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट डाले तो नुकसान होगा, कहां पे नहीं होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करना। इसी तरह फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, आर्किटेक्चर, पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे लोगों को शामिल किया जा रहा है, और ये सारे एक्सपर्ट्स फिर इस कमेटी में बैठकर इकट्ठा डिसाइड करेंगे हर एक स्टेट के लिए कि भैया किसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। यहां से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर कोई सवाल आता है तो और उसमें आपसे पूछा जाता है कि किसी जगह पे अगर आपको स्टडी करनी है साइंटिफिक तौर पे इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ नाम है जो अपने को याद रखने हैं जिनको शामिल किया जाएगा, और ये लोग फिर टेक्निकल एस्पेक्ट स्टडी करके बताएंगे कि इकोसिस्टम की हेल्थ क्या है क्या नहीं है, या फिर किसी भी जगह पे अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो इन लोगों को बुलाया जाता है, और ये लोग फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। It will be headed by डायरेक्टर ऑफ जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। अपन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट बना रखा है पूरा का पूरा जिसका नाम है जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। इन लोगों का काम ही यह है कि हिमालय से रिलेटेड जो वेरियस स्टडीज हैं वो ये लोग करते हैं, और अलग अलग जो रिजल्ट्स हैं या अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं उससे रिलेटेड ये हमको वक्त वक्त पर पब्लिश कर बताते हैं। तो इनका जो डायरेक्टर होगा वो इस कमेटी का अध्यक्ष होने वाला है, एंड इस पर्टिकुलर कमेटी के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। पहली चीज तो यह कि इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को हेड बनाना एक बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनका पूरा जिंदगी जो है या पूरा जो आपका स्टडी है ये हिमालय से ही रिलेटेड है, और 13 के 13 जो हिमालयन स्टेट्स हैं हमको क्योंकि उन्हीं की स्टडी करनी है, तो पहले से इस इंसान को या फिर ये जो एक्सपर्ट्स हैं हिमालयन कमेटी के जो इनके अंडर में काम करेंगे, नेशनल जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट को स्टडी करने वाले, इनको पहले से अंदाजा है, तो ये हमको अच्छी एक्सपर्ट ओपिनियन दे पाएंगे। एंड थोड़ा सा इसकी कुछ बैकग्राउंड भी है जो हमको पता रहना चाहिए। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन सर्कुलेट करी थी इन 13 हिमालयन स्टेट्स को लेकर, और स्टेट्स को यह बोला था कि भैया अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको असेसमेंट करो थोड़ा सा। आपके यहाँ पे जो हिल स्टेशन हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई, आपके जो शहर हो गए, और आपको जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं इसके बारे में भी आप जो है थोड़ा सा हमको असेसमेंट वगैरह कर रिपोर्ट भेजो तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। तब भी क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह काफी हो रहे थे, स्टेट्स ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब उतना या तो उतना या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि उतना
प्रोफेशनली डाटा वगैरह कलेक्ट नहीं किया गया। मगर अब 2023 में जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली बार बार एक के बाद एक डिजास्टर्स हिमालयन स्टेट में आ रहे हैं, तो उसी जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को आगे ध्यान में रखते हुए अब ये बोला गया है कि अब एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल आपने कलेक्ट करनी है, छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है आपने कलेक्ट करनी है, ताकि कैरिंग कैपेसिटी को जितना हो सके उतना ज्यादा एस्टिमेट तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर पाए। और ये करते वक्त फिर से ये जो इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, इन्हीं लोगों ने जो गाइडलाइंस वगैरह जारी करी थी पहले, जो आपका जो गाइडलाइंस जारी करी थी जिनके बेसिस पर हमने स्टेट्स को ऑर्डर इशू किया था, उन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार अब छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों ने इकट्ठी करनी है। ये ऑर्डर जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक बार ये सारा का सारा डाटा अगर कलेक्ट हो गया, वंस दिस डाटा इज कलेक्टेड एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच हिल स्टेशन एंड इको सेंसिटिव जोन इज आइडेंटिफाइड, देन स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट सच डिजास्टर्स फ्रॉम हैपनिंग अगेन, टू रिड्यूस देयर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड इंपैक्ट। मतलब ये कि अब अलग अलग जो आपके हिमालयन स्टेट्स हैं, एक बार पता चल गया कि भैया किसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, कौन कितना, कहां पे कितने लोग जो है मैक्स टू मैक्स बर्दाश्त किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी दूसरा डाटा वगैरह जो कलेक्ट करना है, जब ये सारी चीजें मिल गई और इसकी मदद से कैरिंग कैपेसिटी कलेक्ट एक बार एस्टिमेट कर ली, हाँ, हर एक जो हिल स्टेशन है, हर एक जो इको सेंसिटिव जोन है, हर एक के बारे में जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उसके बाद में फिर हम लोग वो स्टेप्स उठा सकते हैं जिसकी मदद से ऐसे डिजास्टर्स को आगे होने से रोका जा सके। सबसे पहला काम तो यही कर सकते हैं कि हम लोग लिमिट लगा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर हिल स्टेशन में एक वक्त में मौजूद हो सकते हैं और कितने लोग नहीं हो सकते। अब अगर आपके पास में पहले से एक नंबर है कि मैक्स टू मैक्स इतने लोग जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो पहली कोशिश तो आपकी यही रहेगी कि मैक्सिमम से कम लोगों को जाने दिया जाए। किसी वजह से अगर टूरिस्ट सीजन में ये मैक्सिमम नंबर तक लोग अगर पहुंच गए हैं और आपको पता है कि इससे ज्यादा अगर कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर अपन गए तो किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, तो फिर अब आप ये करोगे कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो मूवमेंट। आप टूरिस्ट का मूवमेंट जो है वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये इंश्योर करवा सकते हो कि जब तक ये जो मैक्सिमम से कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं होती और ज्यादा फर्दर जो लोग हैं इस तरीके के हिल स्टेशंस में ना जाएं। अब अगर ये होगा, आपके इकोसिस्टम की अगर कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच नहीं होगी, तो इकोसिस्टम फर्दर ब्रीच आपका जो है डिग्रेड नहीं होगा। अगर मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच नहीं हो रही है, यानी कि जितना मैक्सिमम लोग एक इकोसिस्टम, एक हिल स्टेशन का या एक इको सेंसिटिव जोन का बर्दाश्त कर सकता है, उससे कम लोग मौजूद हैं, तो इससे होगा ये कि जो वक्त वक्त पर ये जो डिजास्टर्स हो रहे थे, अगर ये ब्रीच नहीं होगा तो इससे आपका इकोसिस्टम डिग्रेड नहीं होगा। अगर इकोसिस्टम डिग्रेड नहीं होगा तो ये वक्त वक्त पर जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, हर कभी लैंडस्लाइड आ रहा है, हर कभी वहां पे कुछ का कुछ हो जा रहा है, ये इवेंट्स एक तो होने में थोड़ी कमी आएगी, प्लस इसके लिए हम लोग सही तरीके की तैयारियां कर सकते हैं कि अगर ऐसा इवेंट होता है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो साथ ही साथ इनकी जो इंटेंसिटी है, जितना ये तबाही अपने साथ में ला रहे हैं, वो भी, उसमें भी कमी आएगी और उनका जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसमें भी कमी आएगी। दूसरे शब्दों में हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं इस तरीके के इवेंट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये बहुत काम की है, इसको किया जाना चाहिए। इसकी मदद से हम लोग हमारे यहाँ बहुत सारे डिजास्टर्स वगैरह को होने से रोक सकते हैं। तो ये जो है पूरी आपकी न्यूज हो गई। अब इसमें सवाल क्या क्या बनता है? सबसे पहला तो यही बनता है कि भाई हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये कैरिंग कैपेसिटी किस चीज को कहते हैं, एक इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी से आपका क्या मतलब है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा, यहाँ पे जिक्र आया है 13 हिमालयन स्टेट्स का। एज एन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि ये 13 हिमालयन स्टेट्स कौन कौन से हैं। एंड मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन कौन से ये 13 हिमालयन स्टेट्स हैं। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक तो गूगल करके आसानी से मिल जाएंगे, प्लस मैं चाहता हूं कि आप गूगल कर देखें, उसके बाद आप मैप पर जाकर उनको प्लॉट करें ताकि आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठा रहे। अगर दिक्कत आती है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वो भी अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा। बट फिलहाल आई वांट कि आप जो 13 हिमालयन स्टेट्स हैं उनके नाम मुझे कमेंट्स में बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। दूसरा ये कि 13 जो हिमालयन स्टेट्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो डाटा है वो मेंस के लिए बहुत काम का है कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लिखने को आ गया जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ है, या फिर कहीं पर अगर कोई क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे काउंटर करना है, या फिर अगर ये आ गया कि कहीं पे भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी एकदम से बढ़ गई है लैंडस्लाइड्स की, या नेचुरल जो इवेंट्स हो रहे हैं या जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम से बढ़ गई, तो आप क्या करोगे। तो उसमें फिर आप जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट लिखना है उसमें आप इन सारे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इसके एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और इनकी मदद से फिर हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं। देन
ये जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के ऊपर एक सवाल बन सकता है कि ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसका क्या स्पेशलाइजेशन वगैरह है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। इस पर सवाल बनने की संभावना इसलिए भी बनते हैं क्योंकि 2023 में 2022 में बहुत जमकर जो है हिमालय में नेचर ने उत्पात मचाया है और काफी बड़े लेवल पर डिजास्टर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इतने क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बनते हैं, इसलिए एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक हो जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस। अब जो इस दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब जो सेकंड न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें अब हमको ये बताया गया है कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर डिफेंस, इन्होंने इंडियन नेवी के से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। जैसा कि अपने को पता है कि मिनिस्टर्स की भी कई सारी कैटेगरी होती है। एक होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसी में होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक होते हैं आपके डिप्यूटी मिनिस्टर। तो ये कई सारी आपकी मिनिस्टर्स की कैटेगरी होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी ये भी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इन्होंने नेवी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इशू किए हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का नाम है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान MIPP फॉर 2023 टू 27। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिर से पढ़ देता हूं। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान MIPP 2023 से 2027 के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो इशू किया है वो है इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग IRS बोल सकते हैं। तीसरा है फैमिली लॉगबुक, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट। इसमें से तीन के बारे में इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान। तो थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में कि ये MIPP या फिर मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान 2023 से 27 तक है क्या। It aims to synchronize and enmesh the infrastructure requirement of Navy over next 15 years through a comprehensive पर्सपेक्टिव प्लान। मतलब ये कि इंडियन नेवी को आने वाले 15 सालों में किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर आपको नेवी ऑपरेट करनी है तो फिर आपको सिर्फ जहाज नहीं लगते, उसके साथ में फिर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लॉजिस्टिक्स लगते हैं, अलग अलग जगहों पर बेसिस बनाना पड़ते हैं, पूरा एक आपका कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आपको लॉन्च करना है, एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आपका कहीं पर जाता है तो उसके साथ में 10 तरीके के और जहाज चलते हैं, 50 तरीके की और चीजें होती हैं। तो हर एक चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे तरीके की चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब अचीव होती हैं तब जाकर एक नेवी जो है वो ब्लू वाटर नेवी बनती है, या फिर एक ऐसी नेवी बनकर तैयार होती है जो दुनिया में कहीं पर भी ऑपरेट कर सकती है। अब क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी तेजी से उठ रही है और हम लोग अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ में अग्रसर हैं, बहुत जल्दी आने वाले कुछ सालों में हम लोग दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, और सीधा अब क्योंकि सामना जो है चाइना के साथ में है, तो नेवी के ऊपर अब काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट या फिर ये डॉक्यूमेंट लेकर आया गया है, जिसमें यह बताया है कि आने वाले 15 सालों में नेवी जब एक्सपैंड होगी, इस एक्सपेंशन में अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से अपग्रेड करना पड़ेगा, कहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नेवी से रिलेटेड हो, चाहे नेवी के अलावा दूसरे रिक्वायरमेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हो, कोस्ट गार्ड हो, या फिर आपका जो मैरीटाइम बॉर्डर पुलिस हो गई, या फिर इसके अलावा जो स्टेट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो नेवी के साथ में मिलकर काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखने वाले लोग हैं, आपके जो अलग अलग पोर्ट्स हैं उनको देखने वाले लोग हैं, और भी जो अलग अलग लोग हैं, इन सब लोगों को साथ में किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाए, इनको साथ में किस तरीके से एनमेश किया जाए, ताकि एक तो नेवी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से पूरी हो सकें, कम से कम खर्चे में हो सके और एफिशिएंटली काम कर सकें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये डॉक्यूमेंट लाया गया। अब 15 साल का डॉक्यूमेंट है और ऊपर लिखा हुआ है 23 से लेकर 27 तक। तो इसका मतलब यह है कि 15 साल के हिसाब से हम लोग जो नेवी को तैयार कर रहे हैं, या फिर हम लोग 15 साल बाद अपनी नेवी को जहां देखना चाहते हैं, उसके लिए जो शुरुआती 5 साल है उसमें जो जो काम किए जाने हैं वो सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट के अनुसार किए जाएंगे। अब सवाल आप पूछ सकते हो कि इसके आगे क्यों नहीं किए जाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि नेवी बहुत टेक्निकल सर्विस है, इसमें टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते चले जाते हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है इसमें जिस तरीके से बदलाव आते चले जाते हैं, नेवी अपने आप को अपग्रेड करती चली जाती है। इसलिए टेक्निकल एडवांसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत हम लोग जो है 10 साल या 50 साल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करते, 5-5 साल का टाइम लेकर चलते हैं, और उसमें भी फिर वक्त आने पर अपग्रेडेशन वगैरह होते हैं। तो भले ही 15
साल के बाद हम लोग अपनी नेवी को जहां देखना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हैं, बट फिर भी शुरुआती 5 सालों के लिए प्लान लाया गया, ताकि 5 सालों में इंप्लीमेंट कराते हुए ये भी समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, उनको भी दूर किया जा सके, प्लस अगर टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको भी फिर इसमें शामिल किया जा सके और इसके नेक्स्ट फेज में उसके अनुसार फिर आगे काम हो सके। द डॉक्यूमेंट इज अलाइंड with government's vision of on creation of sustainable infrastructure, disaster resilience, transition to net zero, and complying with broader features of pradhan mantri gati shakti project। अब ये जो सारी बातें हम लोगों ने करी हैं ये सब तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के थ्रू होगा ही होगा, और इसकी मदद से हम लोग अपनी नेवी को एडवांस नेवी और एक ब्लू वाटर नेवी बनाएंगे। बट साथ ही साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि सरकार का क्योंकि अपना खुद का विजन है कि स्ट्रक्चर बनाओ तो भैया ऐसा बनाओ जो अपने आप में सस्टेन कर जाए और लंबे वक्त तक जो है चले। अगर आज आप कोई पे रेलवे स्टेशन बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि 50 साल तक 60 साल तक उसमें ज्यादा चेंजेस ना करना पड़े और वो सस्टेन कर पाए। इसी तरीके से अगर आप नेवी के लिए कुछ बना रहे हो तो फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि सस्टेन करे, लंबे वक्त तक चले। चलो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस तरह से होते हैं उसके अनुसार आपको बदलाव करना पड़ेंगे, मगर कम से कम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि उसमें ज्यादा चेंजेस ना आए, तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। साथ ही साथ उसमें डिजास्टर रिजिलियंस होना चाहिए, यानी कि कल को सुनामी आ गई, कल को भूकंप आ गया, कल को अगर दुश्मन ने हमला कर दिया हमारे ऊपर तो इन सारी चीजों को सस्टेन कर सके। पर्ल हार्बर जैसी कहानी ना हो जाए कि जापान ने जैसे पर्ल हार्बर पे हमला किया था तो सारे के सारे जहाज फिर लाइन से डूब गए और एकदम सिटिंग डक जैसी स्थिति हो गई, वो कुछ कर ही नहीं पाए। 3,000 के करीब शायद उनके जो नेवी के लोग थे उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद अमेरिका ने फिर जापान पे वॉर डिक्लेयर करके वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेना शुरू किया था, या फिर अमेरिका उसमें कूदा था। वैसी स्थिति ना हो जाए कि हम सिटिंग डक बन जाएं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर हमला भी हो तो फिर पूरी तरह से हमको तबाह ना कर पाए। प्लस इस तरीके से बनाया जाए कि हम लोग जो नेट जीरो है, जिसमें हम लोग कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, 2070 तक नेट जीरो जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें भी इसका एक बड़ा योगदान रहे। यानी कि आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ बात की गई है, सोलर या फिर जो दूसरे तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। प्लस जो प्रधानमंत्री की गति शक्ति प्रोजेक्ट की स्कीम चल रही है, जिसकी मदद से हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करे। इन सारी चीजों को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि नेवी जितना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उसके दो मतलब हैं। एक तो भारत एक मिलिट्री पावर के रूप में बढ़ रहा है, दूसरा हमारा व्यापार जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता है आपको उतनी बड़ी नेवी की जरूरत पड़ती है, ना सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए, बल्कि ये भी इंश्योर करवाने के लिए कि भाई आपका जो सामान है, आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर कोई पायरेट जो है वो हमला ना करे, कोई दूसरा देश जो है उनके जहाजों को ना डुबा दे। तो पता चला कि लेट से अगर आप जो है अपना सामान साउथ अमेरिका लेकर जा रहे हैं और सोमालिया या फिर कहीं के पायरेट वगैरह उस पर हमला कर रहे हैं, तो इंश्योर करवाया जाए कि भाई ये ऐसा ना कर सके। उसके लिए साथ में नेवी के जहाज भी भेजे जाते हैं, ताकि अगर कोई सोमाली या फिर कोई दूसरा पायरेट आए तो उड़ा दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। ये सारी चीजें भी जो है नेवी को करवाना पड़ती हैं, तभी जाके आपका जो है व्यापार सस्टेन करता है और लंबे वक्त तक चलेगा। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के तहत में जो आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपका जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी भी मैटर करती है, तो यहाँ पर नेवी रोल में आ जाती है। तो इस बात को भी जो है इंक्लूड करना है, या फिर इस बात को भी इंक्लूड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किया गया। ये सारी चीजें जो है करवाई जा रही हैं इस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान में, जो 2023 से 27 तक के लिए चलेगा। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान है जो हाल फिलहाल न्यूज में है, ये किस चीज से रिलेटेड है, या फिर किस पर्टिकुलर आपकी ऑर्गन से रिलेटेड है? तो जवाब हो जाएगा नेवी। एक बन सकता है कि इंडियन नेवी से रिलेटेड ये जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान नाम की जो स्कीम है जो हाल फिलहाल न्यूज में है, ये किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहती है। फिर आपको इसमें से ऑप्शंस दिए जाएंगे कि भाई नेवी को 15 साल के हिसाब से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार कराना चाहती है, या फाइटर जेट खरीदना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। तो याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की इंप्रूवमेंट की बात की गई है। एक ये बन सकता है कि ये पूरा का पूरा प्लान किन किन और बातों के साथ में अलाइंड है और कौन कौन सी स्कीम्स के साथ में अलाइंड है। तो अपने को याद रखना है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के साथ में अलाइंड है, नेट जीरो जो है उसको अचीव करने के ऊपर इनका फोकस है, और बाकी सारी चीजें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट इन्होंने इशू किया है उसका नाम है इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग रूल्स रेगुलेशंस हैंडबुक। इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग रूल्स रेगुलेशन हैंडबुक जो है ये बेसिकली एक
दिशा निर्देश हैं या फिर गाइडलाइंस हैं जो वक्त वक्त पर इशू किए जाते हैं, इन ये इसमें बेसिकली होता है कि आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपके जहाज बनाए जाते हैं, या फिर दूसरे जो नेवी से रिलेटेड जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी जो शिपिंग से रिलेटेड चीजें वो बनाई जाती हैं। तो जो भी आपके कंस्ट्रक्शन और क्लासिफिकेशन होते हैं नेवल कॉम्पिटेंट्स के, नेवल कॉम्पिटेंट से मतलब क्या है, लड़ाई में जो जहाज इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो फ्रिगेट हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे और किसी दूसरे तरीके का आपका इस्तेमाल होता हो, ये जो भी चीजें बनाई जाती हैं, ये सारे के सारे जो कॉम्बैट के लिए नेवी के अलग अलग वेसल्स तैयार किए जाते हैं, इनका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, क्या इनका क्लासिफिकेशन रहेगा, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा, क्या आप डिजाइन रखोगे, इन सारी चीजों को लेकर वक्त वक्त पर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं और उसके अनुसार जो है काम होता है। तो टाइम टू टाइम इस ये जो आपकी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो फैंसी सा नाम लिखा है इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग रूल्स एंड रेगुलेशन हैंडबुक, इसमें वक्त वक्त पर रिवीजन होता रहता है। आखिरी बार ये 2015 में रिवाइज हुआ था, अब जो है उसके बाद में इसको फिर से रिवाइज किया गया, यानी कि लगभग आपके 8-9 सालों में इतना चेंजेस आ गए हैं कि इनको उसके हिसाब से अपने जहाजों को चेंज करना पड़ रहा है। तो वही बात जो मैंने कही थी कि नेवी एक ऐसी ये पर्टिकुलर प्रोफेशन है जिसमें टेक्निकल सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा है और ये लोग अपने आप को वक्त वक्त पर टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के अनुसार अडॉप्ट करते रहते हैं। तो 5 से 8 सालों में अब ये जरूरत महसूस हो रही है कि आपको अपने जहाजों की डिजाइन में, शेप में, साइज में, कंस्ट्रक्शन में कुछ बदलाव करना चाहिए, उसके अनुसार अब गाइडलाइंस को चेंज किया गया है। इसमें एक चीज और डाली गई है, क्योंकि अब हम लोगों का फोकस यह है कि बाहर से हम लोगों को कम से कम सामान खरीदना है, तो सेल्फ रिलायंस हमारा आए, हमारा जो नेवल शिप बिल्डिंग है और जो बाकी हम लोग बाहर से सामान खरीदते हैं उसमें कमी आए, हम लोग मैक्सिमम सामान अपना खुद बना सकें और ना सिर्फ बना के अपने लिए इस्तेमाल कर सकें बल्कि बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी काफी सारे चेंजेस किए गए ताकि नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंस हासिल कर सकें। इसका मतलब क्या है, अपने जितने जहाज हैं, लड़ाकू जहाज जितने हैं वो खुद बना सकें, ना सिर्फ बनाकर खुद इस्तेमाल करें बल्कि दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट भी करें, जिससे पैसा वैसा भी कमा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए ये आईआरएस का जो डॉक्यूमेंट है इसको इशू किया गया। तीसरा जो डॉक्यूमेंट लाया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है मगर क्योंकि न्यूज में जिक्र था इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया, वो है फैमिली लॉगबुक। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा टू डिफेंड सिविलियन पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। नेवी में क्या होता है ना कि सिर्फ आपका जो नेवी आपके जो नेवी के सेलर्स होते हैं और जो उनके अफसर्स होते हैं वो अकेले लोग ही जो है वो काम नहीं करते, साथ में काफी सारे सिविलियंस को भी आपको शामिल करना पड़ता है जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और बाकी सारी ड्यूटीज वगैरह देखते हैं। एज सच उनको डिफेंस पर्सनल नहीं माना जाता बट वो फिर भी नेवी की सेवा में है। तो इस तरीके के जो सिविलियन पर्सनल्स हैं टाइम टू टाइम उनको सपोर्ट करने के लिए या उनके घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये कुछ स्कीम्स वगैरह निकाली जाती हैं। तब उन स्कीम से रिलेटेड उनके बारे में उनके पास सही इंफॉर्मेशन हो उसके लिए फैमिली लॉगबुक इशू की जाती है। इसमें पता चलता है कि आपको कहीं पे लोन मिल रहा है तो नेवी के एम्प्लॉय होने के नाते कुछ में कितना रिबेट मिल सकता है, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है। अभी आप रिटायर हो गए 10 साल 15 साल के बाद, शॉर्ट सर्विस आपकी जब खत्म होगी या परमानेंट कमीशन आपकी जब खत्म होगी तो उसके बाद जब आप बाहर जाओगे तो उसके लिए आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। सारी चीजें उसके लिए की जाती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ओकेशन था इस ओकेशन पर नेवी चीफ भी मौजूद थे एंड नेवी चीफ ने जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू हो गए, रिलीज कर दिए गए, तो उसके बाद प्रेस मीटिंग में अपनी तरफ से कुछ बातें भी कही हैं। ये बातों से हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें से कुछ कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। देखते हैं। तो नेवी चीफ ने कुछ बातें कही हैं या कुछ बातें कही थी उसमें से मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। नेवी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशंस मैरीटाइम पावर मस्ट बी केपेबल ऑफ डूइंग एनी एंड एवरी टास्क दैट कम्स इन वे। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। अब क्योंकि आपकी जो समुद्री ताकत है नेवी उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ती है कि उसे जो भी काम दिया जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में उसे वो सारा काम करना ही करना है। इसके लिए उसे केपेबल बनाना होगा, प्लस साथ ही साथ उसकी कैपेबिलिटीज को लगातार अपग्रेड करना होगा कि दुनिया जहां की कोई समस्या आ जाए इंडियन नेवी अपनी जिम्मेदारियां निभा सके पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ और देश की जो रिक्वायरमेंट है, देश की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे पूरी तरह खरी उतर सके। दूसरा, वी मस्ट बी रेडी फॉर हैवी लिफ्टिंग इन इंडियन ओशियन रीजन एंड बियॉन्ड। ये लाइन जस्ट की तरह आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, मैरीटाइम पावर अपनी जो एक्सपैंड करना है उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो। इसके मायने में समझाता हूं। आपके नेवी चीफ ये बोल रहे हैं कि हमें पूरी तरह से तैयार रहना है हैवी लिफ्टिंग के लिए
इंडियन ओशियन रीजन एंड बियॉन्ड में। मतलब ये कि हम लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना है कि हमारे सामने बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाएं या मुश्किल से मुश्किल अगर इश्यूज आ जाएं तो उनको हमने हैंडल करना है। सीधा क्लियर कट जो है इशारा चाइना की तरफ किया गया है कि अब अगर चाइना ने जिस तरीके से गलवान में नाटक किया था तो खड़े हो गए थे हम लोग अड़ के, एग्जैक्टली उसी तरह से अगर इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी में अगर चाइना ने किसी तरीके की हरकत करी तो अब कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा और हैवी लिफ्टिंग के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। डिफेंस की मैरिटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है। दूसरा हैवी लिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि अब व्यापार जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो अब अपने को जो है अपना वर्चस्व यहाँ पे बना के रखने के लिए और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अब और ज्यादा अपने को जो है अपनी नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है ताकि जितना व्यापार हो सके उसको सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्लस इस बात को भी अब अपने को मानना पड़ेगा कि अगर सुपर पावर बनना है तो हमारी नहीं, दूसरों की भी फिर जिम्मेदारियां उठाना पड़ेंगी। श्रीलंका हो गया या फिर जो दूसरे मैरीटाइम नेशंस वगैरह हो गए, इनके हिसाब से भी अपने को तैयार रहना है कि कल को इनके यहाँ कोई दिक्कत आ जाए मालदीव वगैरह में तो उस अब एकदम से आपको कुछ अगर मदद पहुंचानी है या फिर अगर कोई सिक्योरिटी इशू हो गया और आपको नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्ड करना है तो उसके लिए आप तैयार हो सको, जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोटिस पर जो है आप जो है जो भी एक्शन लेना है वो सारे कर सको। तो ये वर्ड्स के बड़े मायने बनते हैं। आप मेंस में ऐसे इस्तेमाल करो कि क्योंकि अब हमें अगर राइज करना है तो हमें अपना पूरा जो नेबरहुड है उसको सिक्योर करना पड़ेगा, प्लस हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, चाहे वो चाइना जैसे किसी एडवर्सरी के साथ में मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहे आंखों में आंखें डाल के खड़े होना हो या फिर अपने ट्रेड की रक्षा करनी हो, तो जस्ट की तस ये लाइन वहां पर आप डाल सकते हो, वी मस्ट बी रेडी फॉर हैवी लिफ्टिंग इन इंडियन ओशियन रीजन एंड बियॉन्ड। इंडियन ओशियन रीजन में इसलिए क्योंकि अपना ही घर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां हम जाके दुनिया जहां के चौधरी बनेंगे। और बियॉन्ड का मतलब ये कि ये एक मैसेज है कि हम इंडियन नेवी जो है रिस्पॉन्ड करेगी, हमारे नागरिकों के ऊपर अगर बात आई तो हम चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो तब हम पहुंचेंगे। हमारी सिक्योरिटी को अगर नुकसान पहुंचाने की किसी ने कोशिश करी तो दुनिया के किसी हिस्से में आप बैठे हो इंडियन नेवी की अगर जद में है तो वो रिस्पॉन्ड करेगी। एंड कहीं पर भी अगर हमें अपना सामान पहुंचाना है हम पहुंचाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक इंडिकेशन है कि हमारे जो एम्स हैं वो ब्लू वाटर नेवी बनने के हैं। आज की तारीख में अमेरिका जो कर रहा है, हम उस पर्टिकुलर रोल को आने वाले 25 30 50 सालों में, 100 सालों में ही सही, हम उसे अज्यूम करने के लिए अपने आप को केपेबल समझते हैं। तीसरा, अ कटिंग एज as cutting edge of our rising nation, we must embrace larger societal challenge। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये ई आना चाहिए। as cutting edge of our rising nation, we must embrace larger societal challenges। तो वही बात की, क्योंकि अगर अगर आपकी बॉर्डर्स पे कोई हमला होता है तो फिर सबसे पहले जो फोर्स हमारा खड़ा हुआ है उसको हैंडल करने के लिए वो इंडियन आर्मी है। अगर आपकी जमीनी बॉर्डर्स पे हमला होता है, उसी तरीके से अगर मैरीटाइम बॉर्डर्स पे कोई हमला होता है तो सबसे पहले जो फोर्स खड़ी हुई है वहां पे हैंडल करने के लिए वो इंडियन नेवी है। तो हमारा नेशन जैसे जैसे राइज कर रहा है उसके थ्रेट्स भी बढ़ेंगे, उसके सामने चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, और मैरीटाइम थ्रेट्स को डील करने के लिए जो पर्टिकुलर संस्था या फिर जो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है वो इंडियन नेवी है। तो समाज में और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि जो आपका रोजगार की समस्या खड़ी हो रही है, उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि अपने को ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। और ट्रेड बढ़ाने के लिए बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग और 10 तरीके की चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सारे उसको सारा काम करना है। अब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इन लोगों की आती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योर किया जाए कि हर एक जो आपका बाहर का आदमी है जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है उसे पता रहे कि भाई एफिशिएंटली यहाँ पे काम कर सकता हूँ, जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ, और इंडियन नेवी के ऊपर भरोसा है कि ये लोग मेरे सामान को जहां भी एक्सपोर्ट करना है या फिर अगर कुछ इंपोर्ट भी करना है तो सारा सेफली करवा सकेंगे, मेरा नुकसान नहीं होगा। इससे हमारे यहाँ पे रोजगार वगैरह की बनेगा और सारी बेरोजगारी वगैरह की समस्या से भी हम लोग डील कर सकेंगे। तो समाज के लिए भी जो है नेवी का अपना एक कंट्रीब्यूशन इस तरीके से निकल कर आएगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ से मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एक आपकी एक्सरसाइज के बारे में। एयरफोर्स ने अभी कोई एक एक्सरसाइज शुरू करी है जिसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल की खासियत यह है कि ये साल में एक बार होती है, एक एनुअल आपकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। वेस्टर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की वो इसको करते हैं। ये खास क्यों है, आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई त्रिशूल एक्सरसाइज जो है जो साल में एक बार होती है, इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड इसको करवा रही है, तो इसमें क्या खास बात है। महीने में 4 एक्सरसाइज हिंदुस्तान की कोई ना कोई सेना कहीं ना कहीं करती रहती है, तो ये क्यों काम की। उसकी वजह यह है, ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज है इसमें हमारे जितने एयर एसेट्स हैं और जितनी भी हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, कुल मिला के अगर सिंपल सी भाषा में समझना है, अगर जंग लग गई कल को जाकर तो इंडियन एयरफोर्स जंग लड़ने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करेगी, एयर एसेट्स या फोर्स मल्टीप्लायर जो भी चीजें हैं, चाहे आपकी एलओसी पर है यानी कि पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर लगी है वहां पर हो, चाहे चाइना के साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगा हुआ है वहां पर हो, जिन जिन एसेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा उन सबको टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब आगे हम लोगों ने जो
तैयारी अपनी शुरू करी है वो टू फ्रंट वॉर के लिए करी है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी अब जंग लगेगी, ना तो अकेले चाइना से लड़ना है, ना अकेले पाकिस्तान से लड़ना है, अब जब भी होगा टू फ्रंट वॉर होगा। तो अगर टू फ्रंट वॉर लग गया तो वेस्टर्न एयर कमांड जो है, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ में आपकी एयर पावर को देखता है, उन लोगों ने अपनी एक्सरसाइज जो त्रिशूल एक्सरसाइज है, जो साल में एक बार होती है, इसमें ये लोग करते क्या है, अपने सारे जो संसाधन है जो लगा देंगे वॉर में, उन सबको टेस्ट किया जाता है, उन सबको जो है मोबिलाइज किया जाता है। तो एक तरीके से हम लोग हमारी युद्ध की तैयारी देख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज उस नतीजे में बन जाती है। यूपीएससी में थोड़े से चांसेस कम है कि त्रिशूल के बारे में डायरेक्टली पूछा जाए। ये पूछा जा सकता है कि रेलेवेंस क्या है, या फिर मेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कि अपना सिक्योरिटी वगैरह से किसी क्वेश्चन में। पीएससी वगैरह जो होती हैं आपकी, एमपी पीएससी हो गई आने वाली है, या फिर आपका यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीएससी हो गई, वहां पर ये क्वेश्चन जो है उसके आने की संभावना है कि हाल फिलहाल में जो त्रिशूल एक्सरसाइज हुई थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर इंडियन एयरफोर्स की या वेस्टर्न इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड की जो एनुअल एक्सरसाइज है त्रिशूल, ये क्यों रेलिवेंट हो जाती है। जवाब याद रखिएगा, एलओसी एलएसी दोनों पर अगर जंग लग गई तो जो जो फोर्सेस इस्तेमाल होंगी एयरफोर्स की, जो जो एसेट्स हैं, सबको इसमें टेस्ट किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें हमको बताया गया है कि भाई इसरो हैज पुट लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान ऑन स्लीप मोड। मतलब जो हमने चंद्रयान 3 के तहत अपना जो लैंडर भेजा था एंड उसके साथ में हमने उसमें जो एक रोवर भेजा था, लैंडर का नाम था विक्रम एंड रोवर का नाम था प्रज्ञान, इन्होंने अपना काम जो करना था उसे कर दिया है एंड अब इनको स्लीप मोड पे डाल दिया गया है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो चंद्रयान 3 था उसका जो मिशन था वो एक लूनर डे के बराबर था, या फिर एक लूनर डे जो है उतना टाइम पीरियड के ड्यूरेशन के लिए हमने मिशन भेजा था। एक लूनर डे का मतलब होता है लगभग 14 अर्थ डेज, या फिर 14 दिन जो धरती पे बनते हैं, लगभग वो एक लूनर डे के बराबर बनता है। उसके बाद में जो साउथ पोल का रीजन है, जो डार्क साइड पे हम लोगों ने मून को भेजा है, अब वहां पर रात हो जाएगी एंड लगभग 14 दिनों के बाद में अब वहां पर सवेरा होना है। तो इन 14 दिनों के लिए फिर हमारा जो विक्रम लैंडर है प्लस साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर जो है, अब इनको हम लोगों ने स्लीप मोड में डाल दिया। जैसे अपने लैपटॉप के साथ में हम लोग करते हैं कि स्लीप मोड में डाल के उसको बंद कर देते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको स्लीप मोड में डालकर अब छोड़ दिया है। 14 दिनों में अब साइंटिस्ट का मानना यह है कि इस बात की संभावना कम है कि वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर -200 तक चला जाएगा, जब सूरज बिल्कुल नहीं निकलेगा, वहां पे रोशनी बिल्कुल नहीं होगी, तो उनका कहना यह है साइंटिस्ट का कि वहां पे टेम्परेचर -200 तक चला जाएगा, -175-80 से 200 के बीच में। ऐसे इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए लैंडर में भी और रोवर में भी, इनके खराब होने की संभावना अच्छी खासी है। चांसेस कम है कि ये फिर से जो है स्लीप मोड से वापस उठेंगे। बट अगर किसी तरीके से ये उस एक्सट्रीम विंटर को सर्वाइव कर गए तो उसके बाद में फिर 14 दिनों का हमारे पास में टाइम होगा, फिर से सूरज की रोशनी आएगी तो उनकी बैटरीज जो सोलर पैनल लगे हैं उसकी मदद से चार्ज होंगे एंड उस चार्ज के बाद में फिर वहां पे 14-15 दिन जो भी हमारे पास टाइम रहेगा, जब तक भी फिर ये इक्विपमेंट काम करते हैं, वहां पर इनसे हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हालांकि संभावना कम है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक नहीं रहे और अगर ये खत्म, अगर ये 14 दिन के बाद में फिर से रिवाइव नहीं हुए, तो फिर हमारा मिशन चंद्रयान 3 जो है यहाँ पर सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद में इंडिया के सक्सेसफुल मून मिशन की टेस्टिमनी के तौर पर ये साउथ पोल पे वहां पर हमेशा अनंत काल तक रहती दुनिया तक जो है ये हमारा लैंडर और रोवर खड़ा रहेगा। इन केस अगर ये चालू हो जाते हैं 14 दिनों के बाद में, तो फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जितना और जानकारी हासिल कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो हाल फिलहाल जो है, क्योंकि वहां पर अब वो हिस्सा जिस पर हम लोगों ने मून के साउथ पोल पे जो डार्क साइड पे उतारा था अपना लैंडर और रोवर, वहां पर अब क्योंकि सूरज ढलने वाला है, सूरज ढल चुका है, तो इसलिए उसको हम लोगों ने स्लीप मोड पर डाल दिया। हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि ये जो स्लीप मोड पर डाला गया है उसके पहले पहले जो हमारा विक्रम लैंडर है इसके साथ में एक और घटना करवाई गई थी, एक और चीज जो है इसके साथ में करवाई गई थी। बिफोर दैट, बिफोर यानी कि बिफोर पुटिंग इट टू द स्लीप मोड, विक्रम अचीव्ड अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली डूइंग हॉप एक्सपेरिमेंट। It elevated itself by about 40 centimeter and landed safely about 30 to 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब यह कि इसको स्लीप मोड पर डालने से पहले विक्रम लैंडर के साथ में एक सक्सेसफुल एक और माइलस्टोन जो है उसने अचीव किया था। उसमें किया यह गया था कि जब ये विक्रम लैंडर आपका उतरा था सब आपका मून की सरफेस पर, तो उसके बाद में उसके इंजन बंद कर दिए गए थे। उसके बाद से फिर प्रज्ञान रोवर बाहर आया और प्रज्ञान रोवर बाकी सारा काम कर रहा था। अब जैसे जैसे ये लूनर डे खत्म होने के करीब आया तो उसके पहले एक बार फिर से किक स्टार्ट करवाया गया इसके इंजन को, यानी कि आपका जो इतना दूर, आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है। इंडिया में श्रीहरिकोटा में या फिर इसरो का जो हेडक्वार्टर है वहां से बैठकर साइंटिस्ट ने कमांड भेजा है मून के एकदम डार्क साइड पे हमारे खड़े हुए प्रज्ञान रोवर, हमारा जो खड़ा हुआ विक्रम रोवर है उस पर, कि अपना जो इंजन था जो लैंड करने के बाद तुमने बंद कर दिया था उसको फिर से चालू करो। तो किक स्टार्ट कर उसके इंजन को फिर से चालू करवाया गया और उसके इंजन को चालू करवाने के बाद में, जैसे अब यहां पे सरफेस है लेट्स से मून की, इसके ऊपर ये हमारा लैंडर खड़ा हुआ है। अब जिस दिन ये उतरा था उस दिन से इसके इंजन बंद है।
धरती से मैसेज देकर इसको इंजन को फिर से रिस्टार्ट करवाया गया। तो ये जो रीस्टार्टिंग हुई है इंजन की, इसको बोला गया किक स्टार्ट। अब ये जो किक स्टार्ट हुआ उसके चलते इंजन के किक स्टार्ट के चलते जो हमारा ये विक्रम लैंडर था, ये अपने सरफेस से 30-40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा और उसके बाद में इसने थोड़ा सा डिस्टेंस 30-40 सेंटीमीटर के आसपास का कवर किया और उसके बाद में ये फिर से लैंड कर गया। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट घटना है, क्यों है मैं आपको बताऊंगा, मगर ये किक स्टार्ट और हॉप का मतलब क्या है? हॉप का मतलब होता है जैसे एक मेंढक कूदता है या फिर एकदम से एक से दूसरी जगह आपने छलांग मारी तो उसको हॉपिंग बोलते हैं। लगभग उसी तरीके का काम हमने यहाँ पे कराया कि अपना इंजन एकदम से चालू कराए, इसको 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, 30-40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कराया और उसके बाद में फिर से इसको जमीन पर उतार दिया। तो ये चीज जो है एक छलांग लगाने की तरह है, जैसे मेंढक छलांग लगाता है, इसको बोलते हैं हॉप या फिर हॉपिंग। अब ये जो दो एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं, एक तो किक स्टार्ट करा लिया आपने इंजन फिर से, दूसरा आपने उसको हॉप करा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंस इसलिए रखता है क्योंकि इस जैसे ही आपने ये कराया, जैसे ही हमारे पास में ये क्षमता आई, ये प्रूव हुआ कि यार एक बार लैंडर उतारने के बाद 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में हम लोग उसको धरती से कमांड देकर फिर उसका इंजन चालू कर सकते हैं, उसको फिर मून के सरफेस से लिफ्ट करा सकते हैं। इसने अब एक बहुत जबरदस्त दरवाजा खोल दिया है। इट पेव्स वे फॉर फ्यूचर मिशंस दैट कुड ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम मून एंड आल्सो फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू मून। अब दो चीजें हो सकती हैं यहां से, हम लोग अपना जो लैंडर है जो हम लोगों ने भेजा है, इसको हम लोग वापस धरती पर तो ला नहीं रहे विक्रम लैंडर, मगर विक्रम लैंडर की मदद से हमने ये देख लिया कि हम लोग रीस्टार्ट करा के इंजन जो है अपने रोवर को फिर से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। इसका मतलब कल को अगर हम लोग एक ऐसा यान बना सकें जो वापस धरती तक ट्रैवल कर कर आ सकता है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो वो यान मून की सरफेस पर जाए, जो भी उसको इवेंट वगैरह करना है वो सारा इवेंट करे, उसके बाद में वहां से टेक ऑफ करे और टेक ऑफ करके फिर जो है वो अपना वापस जो है धरती की तरफ अपना सफर चालू करेगा। इस टेक ऑफ के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसका इंजन जो है किक स्टार्ट करवाना होगा, उसका जो इंजन है फिर से चालू करवाना जरूरी है। अगर हम लोग अब ये इंजन जो है चालू करवाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, हम लोगों ने देख लिया अपना जो विक्रम लैंडर है उसको चालू करवा के, अब अगर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा काम करें और इसको एडवांस करके फुल प्रूफ कर लें, तो फिर अब ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम किया जा सकता है जिसको हम लोग धरती से चांद पे भेजें, वहां से जो भी सैंपल वैंपल कलेक्ट करवाना है कलेक्ट करवाएं, उसको फिर से किक स्टार्ट करके चालू करें और फिर जो है वो धरती के लिए अपना सफर वापस करें, धरती पे आए और यहां से जो मटेरियल कलेक्ट कर कर लाया है वो लेकर आए, उसकी मदद से फिर हम लोग आगे काम कर सकते हैं। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे इस तरीके से बढ़ाते हैं कि हम लोग अब यहां से ये मिशन भी प्लान कर सकते हैं कि हम लोग इस तरीके के एयरक्राफ्ट में या इस तरीके के लैंडर्स में हम लोग अपने इंसानों को जो है मून मिशन के लिए भेज दें। अब इंसान वहां पर जाएंगे, जो भी अपना मून मिशन कराना है, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी जो कदम है वो चांद पे पड़ेंगे, हिंदुस्तानी झंडा जो है अल्टीमेटली हमारा जो हिंदुस्तानी आदमी है झंडा लगा देगा वहां जाके। तो एक बार जब आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पर आपने फिर जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करना है किया, फिर से आपने अपने एयरक्राफ्ट में सवार हुए, फिर से आपने जो है इसको किक स्टार्ट करके अपना इंजन चालू किया और फिर आपने धरती के लिए अपना वापस जो है सफर शुरू कर दिया। तो किक स्टार्टिंग एंड हॉपिंग ऑफ विक्रम लैंडर ने एक बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं चंद्रयान के पूरे मिशन की शायद सबसे बड़ी घटना यही है कि हम लोगों ने अब यह क्षमता हासिल कर ली है कि हिंदुस्तान में बैठकर यहां से हम लोग ना सिर्फ चांद के ऊपर अपना लैंडर उतार सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं, बल्कि उसको रीस्टार्ट करा सकते हैं, दूसरे शब्दों में उसको मून की सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं। और ये आगे के लिए हमारे ऐसे मिशन जिसमें हम लोग ऐसे अपने लैंडर भेजें जो वहां पर जाके सामान कलेक्ट कर वापस धरती पर ला सकें, उसकी भी हमारे पास अब जो है शुरुआत हो गई है, उसकी भी हम लोगों ने कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है। प्लस मून मिशन अगर हमने भेज दिए आगे तो उसकी भी जो है शुरुआत हो गई है। मून मिशन जो है वो भी अब वहां पे भेजे जा सकते हैं और इंसानों को वापस वहां से वापस लाया जा सकता है। तो ये दो तीन चीजें इस पूरी घटना के तहत निकल कर आई हैं। हमसे पहले आज तक ये काम सिर्फ नासा ने किया है। नासा ने 1967 में अपना जो सर्वेयर 6 नाम का एक लैंडर भेजा था, उसने लूनर हॉप हमसे पहले परफॉर्म किया था। यानी कि हमसे पहले सिर्फ नासा का एक सर्वेयर 6 करके एक लैंडर हुआ करता था, उसने फिर से अपना इंजन रीस्टार्ट कर जो मून की सरफेस है उसके ऊपर वो उसकी सरफेस से उसने जो है अपना हॉप किया था, यानी कि वो उठा था और उसी की मदद से फिर इन लोगों ने बाद में इंसान को भी जो है आगे भेज दिया था। तो ये पहला एयरक्राफ्ट था जिसने लिफ्ट ऑफ लिया था मून से, और हमारा जो है वो दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसने इतने सालों के बाद में जिसने लिफ्ट ऑफ मून से लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलें अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है वो है एक अफ्रीकन देश के बारे में जिसका नाम है गैबन।
गैबन नाम का एक अफ्रीकी देश है, और ये अफ्रीकी देश जो है अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। अब खबर यह है कि यहाँ पे मिलिट्री कू हो गया है। मिलिट्री कू का मतलब यह है कि यहाँ पर जो सेना है, गैबन की जो भी सेना है, उसने तख्ता पलट करके अपने जो भी इनकी सरकार या प्रधानमंत्री वगैरह जो भी होते होंगे सबको जेल में डाल दिया है, और उसकी जगह उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने बोला है कि अब मैं जो है इस देश को चलाऊंगा। यह कहलाता है आपका सैन्य तख्ता पलट या फिर मिलिट्री कू। तो खबर क्या है इस गैबन नाम के अफ्रीकन देश के बारे में जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, खबर यह है कि मिलिट्री कू हो गया। अब यह खबर अपने लिए किसी काम की नहीं है, एज सच यहाँ पे मिलिट्री कू होता है या इस तरीके की चीजें होती हैं, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। खबर यह हमारे लिए मगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यह बन सकता है कि हमसे यूपीएससी पूछ ले कि गैबन जो हाल फिलहाल न्यूज में है, या फिर हाल फिलहाल गैबन जो न्यूज में था, ये इसके साथ में कितने देशों की बॉर्डर लगती है, या फिर ये कौन से कोस्ट पे पड़ता है अफ्रीका के, या फिर इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है कि नहीं होती। इस तरीके की जो है खबरें आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैपिंग का जो है यहां से क्वेश्चन एक अच्छा बनकर तैयार होता है। तो गैबन में मिलिट्री कू हो गया है, वो अपने काम की बात नहीं है। खबर हालांकि वही है कि मिलिट्री कू हो गया है, मगर वो अपने लिए इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट नहीं रखता। मैपिंग के लिए यहां से एक अच्छा सवाल बनकर तैयार होता है, तो वो अपन लोग अभी देखेंगे। गैबन देश जो अफ्रीका में पड़ता है, इसकी बॉर्डर लगती है, चलें पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं, यह है कहां पे। ये गैबन, ये जो आपको यहां दिख रहा है, ये गैबन है, ठीक है। अब ये यहां पर वेस्ट कोस्ट जो है अफ्रीका का, उस पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ये हमारा अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे हमको देखने को मिल रहा है, या फिर अटलांटिक के साथ में इसकी बॉर्डर लग रही है। एंड ये खबर और इसके कितने देशों के साथ में बॉर्डर लगती हैं, ये हमारे लिए काम की बात है, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमने 2-3 साल से यूपीएससी ट्रेंड फॉलो कर रही है। अफगानिस्तान ने 2021 में टेक ओवर हो गया तालिबान का, तो उन्होंने 2022 में पूछ लिया कि अफगानिस्तान की बॉर्डर कितनों के साथ लगती है। यूक्रेन का वॉर 2022 में शुरू हो गया, तो उन्होंने ये पूछ लिया 23 में कि भाई यूक्रेन के जो है किस किस के साथ में बॉर्डर लगते हैं। अब ऐसे गैबन और 2-4 और देश हैं अफ्रीका में, यहाँ पे बड़े कांड हो रहे हैं, तो कल को इनके बारे में भी खबर आ सकती है कि भाई ये जो न्यूज में था गैबन देश, इसकी बॉर्डर किस किस के साथ में लगती है। तो याद रखिएगा, कैमरून, कॉन्गो, इक्वेटोरियल ग्वीनिया, ये 3 देशों के साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। इसके अलावा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वेटर पे लोकेटेड है, मतलब यह कि इक्वेटर जो है वो गैबन से होता हुआ जाता है। इक्वेटर की जो लाइन है 0 डिग्री का जो हमारा लैटिट्यूड है, ये गैबन से होता हुआ जाता है। और लास्ट बात क्या, अटलांटिक के कोस्ट पर है, यानी कि इसका बॉर्डर अटलांटिक ओशन के साथ में लगता है। इतनी कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, गैबन देश जो हाल फिलहाल कुछ मिलिट्री कू की वजह से न्यूज में था, या फिर अफ्रीका का एक देश गैबन जो न्यूज में था हाल फिलहाल, इसकी बॉर्डर इनमें से कितने देशों के साथ में लगती है। तो ये अपने को याद रखना है। 2-3 देश हैं, पहला है कैमरून, दूसरा है कॉन्गो, तीसरा है इक्वेटोरियल ग्वीनिया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल फिलहाल कुछ देश जो है न्यूज में थे, इनमें से कितने देशों से इक्वेटर क्रॉस करता है। तो अपने को याद रखना है जो गैबन है उसमें से एक है, ये इक्वेटर जो लाइन है इससे होती हो जाती है। और तीसरी चीज, ये कौन से कोस्ट पे पड़ता है, तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, एंड अटलांटिक ओशियन के साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। इतने कुछ क्वेश्चन हैं जो यहां से बनकर तैयार होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये गैबन हो गया, गैबन का ये आपका अटलांटिक के साथ में बॉर्डर लग गई, ये अटलांटिक के साथ में आप कह सकते हैं मैरीटाइम बॉर्डर लग गई। ये इक्वेटोरियल गिनिया छोटा सा इसके साथ में जो है इसकी बॉर्डर लगी हुई है। दूसरा ये कैमरून हो गया, और तीसरा ये कॉन्गो हो गया। इन 3 के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है, प्लस इक्वेटर जो है इससे होते, या फिर 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो इसमें इस पर्टिकुलर देश से होता हुआ पास करता है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ में बढ़ते हैं, और ये खबर जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है, खासतौर पे जीएस 3 का जो पेपर है उसके लिए ये खबर बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा काम की है। तो खबर क्या, खबर यह है कि G20 का एक इवेंट था, उसमें हमारे आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास साहब ये गए, और वहां पर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर कुछ बातें करी हैं। ठीक है, आज की तारीख में एग्जिस्टिंग जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का मतलब क्या, अगर आप एक देश से किसी दूसरे देश में पेमेंट करते हो तो उसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बोला जाता है। या फिर अगर आप एक देश से दूसरे देश में रेमिटेंसेस वगैरह भेजना चाहते हो, पैसा भेजना चाहते हो, ये सारी चीजें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में आती हैं। जैसे कि अगर इंडिया से हम लोग श्रीलंका, या फिर इंडिया से हम लोग इंग्लैंड या फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया अगर पैसा भेज रहे हैं, तो ये भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कहलाएगा। और अगर ये देश में से कोई आदमी
हमारे देश में पैसा भेज रहा है तो वो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कहलाएगा। अब ये जो पूरा इवेंट था उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के जो तरीके हैं, जो एग्जिस्टिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स मेथड्स हैं, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस बारे में बोलते हुए उन्होंने ये बताया कि सबसे पहला तो ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि आप अगर एक पर्टिकुलर पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट को करने के बदले में आपको कुछ कमीशन या कुछ फीस देना पड़ती है। एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे अगर आप एक टोल टैक्स से निकलते हो तो अपना सामान लेकर तो आपको टोल पे करना पड़ता है, या फिर अगर आप कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो जिस भी देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कुछ टैक्स लगाता है आपके ऊपर। तो उसी तरीके से अगर आप एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हो, तो उस पर भी आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ती है पैसा भेजने के लिए या पेमेंट करने के लिए। तो एक तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा ये कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है, यानी कि आपने अभी भेजा तो पता चला कि 1 घंटा या 2 घंटा लग रहा है, या फिर आपने सुबह अगर पैसा भेजा तो शाम तक कंफर्मेशन आया कि भाई आपका ट्रांसफर जो है या फिर पेमेंट जो है वो पूरा हो गया है। तो इसकी स्पीड बड़ी स्लो है। तीसरा, इसका एक्सेस बहुत कम है, यानी कि बहुत कुछ लिमिटेड ऐसे पॉइंट्स हैं किसी भी देश में जहां पर जाकर आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अपना रिचार्ज कराना है तो अभी तो खैर सब लोग अपने फोन से खुद ही कर लेते हैं, बट जब अभी ये टेलीकम्युनिकेशन की रिवॉल्यूशन उतनी ज्यादा नहीं थी 8-10 साल पहले, तो आपको अपने पड़ोस में या कहीं पर जाके दुकान से रिचार्ज कराना पड़ता था। उतना आसान भी नहीं है कि आपको मतलब हर एक दुकान पे जो है आप जाके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सको। कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड आपके डीलर्स हैं या सर्टेन सेंटर्स हैं, वहीं पर जाकर आप जो है कर सकते हो। सब लोग जो एक्सेस जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट की पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा कम ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपको पक्का नहीं पता कि ये किस मेथड से या किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो धक धक होती रहती है, क्या पता यहाँ पे कोई मतलब जो है सरकार सवाल ना पूछ ले लीगल है कि नहीं है, क्या पता मतलब आपका जो है पैसा सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इन सारी चीजों के चलते होता यह है कि लोग कई बार एक दूसरा मेथड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे फिर रेवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और वो मेथड कहलाता है हवाला। देखिए क्या होता है कि लेट से अगर मुझे यहाँ से, अगर मैं हिंदुस्तान में काम कर रहा हूँ और मुझे लंदन में रहने वाले किसी व्यक्ति को पैसा भेजना है, अब अगर मैं लीगल मेथड से भेजूंगा, सपोज कर लीजिए कि मैं $100 जो है उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। $100 ट्रांसफर करने के लिए $5 लेट से इन लोगों ने मेरे से फीस ले ली, तो टेक्निकली मेरे $105 लग गए। चलो $5 की फीस दे दी। उसके बाद में फिर ये बोलते हैं कि यार तुम अभी कर चले जाओ, शाम तक आना, शाम तक आपका कंफर्मेशन पूरा हो जाएगा, मेरी आंखों में देखो सच्चाई दिख रही होगी, मैं सच बोल रहा हूँ। अब कहीं पे पेपर पे कुछ लिख कर देगा नहीं। तो इस तरीके से अब सामने वाला जो है, जो पहले ही काफी ज्यादा पैसा लगा रहा है, उसको फीस भी अच्छी खासी दे रहा है, उसके बाद तुम उसे एकदम इंस्टेंट सर्विस नहीं दे रहे, प्लस आप ये बोल रहे हैं मेरी आंखों में सच्चाई देख लो, बाद में आना, मैं तुम्हें कंफर्मेशन बता दूंगा। अब आप उतने टाइम के लिए आप जो है अटके पड़े हैं अधर में कि यार क्या पता पेमेंट होता है नहीं होता है। इस तरीके की समस्या है। अब इससे बचने के लिए आपने किया ये कि आप एक हवाला ट्रेडर के पास गए, आपने बोला कि $100 ट्रांसफर करना है। उसने बोला ठीक है कर दूंगा, $2 मेरी फीस है। तो $100 आपके ट्रांसफर प्लस $2 उसकी फीस। अब जाहिर सी बात है इससे तो कम ही पड़ रहा है, और भिजवा देगा उसके बाद में वो कंफर्मेशन उसका थोड़ा जल्दी आ जाएगा, उसका पूरा हवाला का नेटवर्क थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से अब यहां पर जो आप $5 कमा रहे थे, क्योंकि आपका सिस्टम एक तो पैसे ज्यादा ले रहा है, स्पीड स्लो है, एक्सेस कम है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन सारी चीजों के चलते आपको ये $5 में एक तो ये जो ज्यादा कमा रहे थे उसमें सब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और हवाला वाला जो है वो पैसा कमा ले जाएगा, तो आपको रेवेन्यू का भी नुकसान है, प्लस ये हवाला वाला जो पैसा कमा रहा है इसको कहां लगा दे, टेररिज्म में या कहां पे, कुछ कह नहीं सकते सारा, क्योंकि पेमेंट कैश में होगा, अनअकाउंटेड तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो आपके जो दास साहब हैं, गवर्नर साहब ने ये बोला कि इन सारी चीजों के चलते क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में आज की तारीख में उतनी एफिशिएंसी हमको देखने को नहीं मिलती जितना एफिशिएंसी हमको मिलनी चाहिए। अब इसके काउंटर में उन्होंने ये बोला है कि इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक तरीका है, एक रामबाण इलाज है, वो है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इनका कहना यह है कि यह एक रामबाण इलाज है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसकी मदद से जो है हम लोग पेमेंट वगैरह, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है जल्दी करवा सकते हैं, फास्टर करवा सकते हैं, कम कॉस्ट में करवा सकते हैं, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको हम लोग काउंटर कर जाएंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब CBDC के ऊपर अगर कहीं पे सवाल आता है तो उसमें आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैन मेक सच पेमेंट्स एफिशिएंट। एक तो ज्यादा फास्ट इसको करवा देंगे, सस्ते दाम में करवा देंगे, प्लस बहुत चीप तरीके से हो जाएगा। जैसे आपका UPI ट्रांसफर होता है, आपने खटाक से स्कैन किया और जो आपका पिन डाला और फट से जो है आपका पेमेंट हो गया, लगभग उतनी
स्पीड पर हम लोग इस तरीके के आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वगैरह भी जो है करवा सकते हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। आपने यहाँ पे भी आपकी पिन डाली है, ये आपका अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर अगर आपका पेमेंट हो जाए तो एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पैसे भी कम लग रहे हैं और जल्दी भी हो रहा है, तो सामने वाला फिर इसका इस्तेमाल ज्यादा करेगा। अब अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा करेगा तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम लोग क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर कर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर कर ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में आज की जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो बॉटल नेक्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें होंगी, साथ ही साथ जैसे आपका जो इंस्टेंट सेटलमेंट का फीचर है, यानी कि आपने यहां से अगर पैसे डाले खट से जो है 5 सेकंड के अंदर पैसे जो है सामने वाले को रिसीव होगा व्हाट्सएप पे या जैसे भी आपको कॉल वगैरह करके कंफर्म करना है, आपने कंफर्म भी कर लिया। अभी जो इंस्टेंट सेटलमेंट होगा तो इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फेमस कराने में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की जो है आप कह सकते हैं लोगों को अडॉप्टेशन बढ़ाने में ज्यादा अपने को मदद मिलेगी। जैसे यूपीआई में ये सारे फीचर्स थे तो हिंदुस्तान में धीरे धीरे अब हम लोगों ने कैश का ट्रांजैक्शन बहुत कम कर दिया है एंड हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में डिजिटल पेमेंट्स होने लगे हैं। उसी तरीके से अब इस चीज के फायदे अगर अपने को ज्यादा से ज्यादा पता चलेंगे तो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह जो है फिर बढ़ने लगेंगे। और ये जो डिजिटल तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पेमेंट अगर हम लोग करवाते हैं तो इसकी मदद से आपस में जो ट्रेड वगैरह के वॉल्यूम्स हैं, पर्सन टू पर्सन अगर आपका ट्रांसफर वगैरह है, उसमें काफी ज्यादा बढ़ाव होगा और इसके बढ़ने से इकोनॉमीज जो है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बोली कि आप एक जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स देशों के बीच में होते हैं, यहां पर जनरली इस्तेमाल होता है डॉलर का। अगर अमेरिका को इंडिया के साथ में कुछ ट्रेड करना है तो वो डॉलर में करेगा, इंडिया को अमेरिका के साथ में करना है तो वो डॉलर में करेगा। अब देख के देखिए, सोच के देखिए कि डॉलर जो है अमेरिका की करेंसी है, वो जितने चाहे उतने छाप लें। इंडिया डॉलर छाप नहीं सकता, उसे कहीं से डॉलर खरीद कर या कमा कर लाना पड़ेंगे। मतलब अगर डॉलर जितने उसको जरूरत है उतने डॉलर नहीं है तो फिर वो अपनी जरूरत का सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके उस जरूरत का सामान जो है वो खरीद नहीं पाएगा या उसका ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी दूसरे देश की बात करें, जैसे श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, जो ज्यादा मजबूत देश नहीं है, थोड़े गरीब देश हैं या फिर जिनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही, अगर इन देशों में इनकी करेंसी भी डॉलर नहीं है, इनको अगर किसी भी देश के साथ में अगर ट्रेड करना है तो डॉलर कमा के लाना पड़ेंगे। अब डॉलर आप कमा कर लाओगे, उसमें 10 तरीके की चीजें होती हैं और उसके बाद में फिर जो है आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, तो काफी इश्यूज वगैरह बनते हैं। अब डॉलर नहीं होने से या डॉलर की रेट बढ़ने से या घटने से जो है देशों की इकोनॉमीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब अगर पहले 100 रुपए देकर एक डॉलर आ रहा है, अब उसकी जगह आज 110 रुपए देकर डॉलर लेना पड़ रहा है, कल 90 रुपए देकर डॉलर लेना पड़ रहा है। अगर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है आपकी करेंसी की डॉलर के कंपैरिजन में तो बहुत इश्यूज होते हैं, इकोनॉमी में 10 तरीके के नाटक आते हैं। अब हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उनका कहना यह है कि इससे बचने का तरीका यह है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उसमें हम लोग एक काम करते हैं, अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि अगर हमें यूएई वालों के साथ में ट्रेड करना है, यूएई वालों की जो करेंसी है और हमारी जो करेंसी है रुपया, हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। हमारे डॉलर के साथ में हम $1 अगर 80 रुपए का बनता है और यूए वालों की करेंसी हमने निकाली और $1 100 रुपए का, उनकी जो करेंसी है वो $1 के बराबर लेट से 100 रुपए की बनती है, तो हमारा 80 का उनका 100 का, उसके हिसाब से हम लोग अपना कुछ प्रपोर्शन बना सकते हैं कि हमारा ₹1 जो है आपकी करेंसी में कितना बनता है या फिर आपकी करेंसी का एक जो रुपया है वो हमारी करेंसी में कितना बनता है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना कोई एक एक्सचेंज रेट हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इसकी मदद से अगर हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे तो इससे होगा ये कि जो हमारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं, ये डॉलर के, एक तो हम लोग डॉलर का जो ग्लोबल डोमिनेंस है उससे अपने आप को बचा सकते हैं, प्लस किसी तरीके का कोई ग्लोबल शॉक लग गया, जैसे आपका यूक्रेन में वॉर हो गया या कहीं पे कुछ बाढ़ या सुनामी आ गई, बड़े लेवल पर कोई डिजास्टर हो गया, अमेरिका ने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज कर दी डॉलर वगैरह को के रिस्पेक्ट में, तो ये जो ग्लोबल शॉक्स लग रहे हैं इनका हम पर असर कम पड़ेगा। अगर यही ट्रेड हम लोग डॉलर में कर रहे हैं और इस तरीके का कोई घटना हुई तो हमारे ट्रेड पे सीधा सीधा असर पड़ता है, मगर अगर यही ट्रेड हम लोग अपनी लोकल करेंसी में कर रहे हैं तो डॉलर में आग लगे हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा ट्रेड तो उससे शील्ड हो गया। इसी तरीके से आपका जो रेट फ्लक्चुएशन है, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया कि $1 अगर हम लोग आज जो है 100 रुपए का खरीद रहे हैं, एक गरीब देश है अगर वो $1 100 रुपए का खरीद रहा है, कल को इस $1 की कीमत बढ़कर हो गई आपका 110 रुपए, तो आपको $1 खरीदने के ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत बोझ पड़ रहा है। परसों अगर लेट से कम होकर इसकी कीमत हो गई 90 रुपए, तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। इतना ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस फ्लक्चुएशन का भी आपके ट्रेड के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है, तो उससे भी हम लोग बचा सकते हैं। अगर डॉलर को इक्वेशन से ही कट कर देंगे, डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपके डॉलर की कीमत बढ़े घटे हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तीसरी चीज जो इससे होगी वो यह है कि लोकल फॉरेक्स करेंसी जो है उसका
डेवलपमेंट होगा, यानी कि हमको अगर यूएई से ट्रेड करना है, सऊदी से ट्रेड करना है, तो उनकी करेंसी हम अपने पास में रखेंगे लाके, इससे उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। उनको अगर हमसे ट्रेड करना है तो वो हमारे रुपये को संभाल के रखेंगे, उसका जो है उसका रिजर्व बनाएंगे, इससे हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें होने से हमारी लोकल करेंसीज भी बढ़ेंगी। प्लस क्या होता है ना, जनरली लेट से अगर आपको इंडिया वालों को लेट से अगर ट्रेड करना है सऊदी के साथ में और 1000 रियाल का ट्रेड करना है, हम लोगों ने 1000 की जगह लेट से 2000 रियाल के आसपास जो है अपना फॉरेक्स रिजर्व में रखें। 1000 रियाल का ट्रेड हो गया, अब 1000 रुपए खराब रखने से अच्छा है हमने सोचा कि 1000 रुपए हम लोग जो सऊदी अरब का आपका कैपिटल मार्केट है उसमें हम लोग शेयर वगैरह खरीद के पटक लेते हैं, कुछ हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे दो चीजें हुई, हमको कुछ इंटरेस्ट कमाने को मिल गया वो जो 1000 रियाल हमने लिए थे उसके ऊपर, और सऊदी मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट हो गया तो उनकी इकोनॉमी को जंप मिला। इसी तरीके से अगर सऊदीज लोगों ने हम लोगों से 1000 रुपए का कुछ सामान खरीदना है, मगर उन्होंने अगर 10,000 रुपए का फॉरेक्स बना के रखा है, तो 1000 रुपए के बाद में जो 9000 रुपए है उसका क्या करें? उसको उन्होंने इंडियन मार्केट में आपका कैपिटल मार्केट में शेयर या इक्विटी वगैरह कुछ खरीद के पटक दिया, इससे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इस 9000 रुपए पे उनकी भी कमाई हो रही है और हमारे इकोनॉमी में 9000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, इंजेक्ट हो गया, तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी जो है ग्रो होने में मदद मिलेगी। पूरी इक्वेशन से डॉलर को बाहर कर दिया तो डॉलर बढ़े घटे कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इससे आपकी जो इकोनॉमीज हैं वो ना सिर्फ शील्ड हो जाती हैं ग्लोबल शॉक से, पर उनके ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान मिलता है। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे जो आपके आरबीआई के गवर्नर साहब हैं उन्होंने बोला। मेंस में आप इन सारे मैटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी रुपए और डॉलर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह को लेकर, या फिर रुपए को ग्लोबल करेंसी कैसे बनाया जा सकता है, उसमें इन पॉइंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने आगे ये बोला है कि आज की तारीख में क्योंकि किसी भी देश ने सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को बहुत बड़े लेवल पर जो है अभी लागू नहीं करवाया, तो सबके सब जो है शुरुआत में है, किसी के पास में मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत आगे निकल गया और रेस में कोई बहुत पीछे रह गया हो। सबके सब लोग क्योंकि क्लीन स्लेट पर हैं, सबके सब लोग क्योंकि शुरू कर रहे हैं, तो एक दूसरे की आपस में मदद भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली जो भी दिक्कतें आएंगी उनको भी हम लोग डील कर सकते हैं, बट ये सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर आ जाता है तो सबके सब साथ में आगे बढ़ेंगे। सही प्लेटफॉर्म वगैरह जो है हम लोग साथ में मिलकर बना सकते हैं, सही टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से इसको इंटर ऑपरेबल बनाया जा सकता है, इसको हम लोग जो है बना सकते हैं। और आने वाले वक्त में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वगैरह के लिए एक बहुत बढ़िया और एक बहुत म्यूचुअली बेनिफिट करने वाला इकोसिस्टम बनाकर हम लोग तैयार करेंगे, जो ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगा, मगर हमारे से जुड़ने वाली G20 और प्लस जितने भी दूसरे देश हैं उन सबकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। प्लस पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज कर देगा आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के तरीके को। जैसे यूपीआई ने हिंदुस्तान के लोगों का जो है आपका रुपए के वगैरह की जो स्पेंडिंग है उसको कम किया है, और कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल तरीके से जो है उसको स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं। यूपीआई का जिस तरीके से चलन बढ़ा है उसी तरह से इसका भी चलन आगे चल के नियर फ्यूचर बढ़ाया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं ऐसे। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में सरकार ने फ्लैश फ्लड्स वगैरह के ऊपर डाटा दिया है। गवर्नमेंट डाटा ऑन नंबर ऑफ फ्लैश फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश shows that such events have increased dangerously in recent years, killing hundreds of people and destroying slash damaging critical infrastructure। मतलब ये कि भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने फ्लैश फ्लड्स जो आपके हिमाचल प्रदेश में आए हैं कुछ सालों में, उनका पूरा आंकड़ा सामने रखा है जनता के पब्लिक में। एंड इस डाटा से हमको ये पता चलता है कि कुछ सालों में जो फ्लैश फ्लड्स और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इससे कई सौ लोग मारे गए हैं एंड हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान जो है इसको देखने को मिला है। अब पहला सवाल तो आप यही पूछ सकते हो कि ये जो फ्लैश फ्लड है ये किस बला का नाम है, फ्लैश फ्लड किस चीज को कहते हैं? तो देखिए इसका जवाब यह है कि अगर कोई एक इलाका है, लेट से कि कोई पहाड़ी इलाका है, लेट से ये इस तरीके से कोई पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एक वैली है जिसमें लोग रहते हैं। अब यहां पर एकदम से मौसम बना और यहां एबनॉर्मल किस्म की बारिश जो है वो हो गई, जितना नॉर्मली बारिश नहीं होती है एबनॉर्मल किस्म की बारिश हो गई, या फिर यहां पर जिस तरीके से पानी गिरता है लेट से उससे 10 गुना 15 गुना 50 गुना पानी बहुत कम टाइम पीरियड में अगर यहां पे बरस गया। जैसे कई बार हम लोग इस घटना को बोल देते हैं बादल फटना, कि इस जगह पे लेट से बादल फट गया, वहां पे नॉर्मल जितनी बारिश होती है उसके 25 30 50 गुना बारिश जो है 2 4 5 घंटों में एकदम से हो गई। अब ऐसा होगा तो फिर यहां पर एकदम से बाढ़ आ जाएगी और इतना तेज आएगी, इतना जल्दी आएगी कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डूबेगा, लोग मरेंगे और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एकदम से एक सर्टेन इलाके में जो है ये चीज हुई है। अब जरूरी नहीं है कि इस पहाड़ के इस तरफ जो है यहाँ पे अगर बादल फट गया और यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ गया तो दूसरी तरफ भी जो है इस तरीके की घटना हो। मतलब हो सकता है इस वक्त में यहां पर कुछ ना हो रहा हो और दूसरी तरफ जो है पूरा का पूरा जो आपका कह सकते हैं तबाही मच जाए। इसको और थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं। लेट्स से कि इस तरीके से पहाड़ है, अब यहां पर ये जो वैली है इस वैली में बादल फट गया
और बहुत जबरदस्त किस्म की यहाँ पे जो नॉर्मल बारिश होती है उससे 50 गुना ज्यादा पानी 5 घंटों में आ गया। होगा क्या, यहाँ पे त्राही त्राही मच जाएगी, इतनी तगड़ी बाढ़ आएगी और इतना तेज आएगी कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड बड़ा लोकलाइज होता है, एक इलाके में हो रहा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो रहा है तो उस वक्त में यहाँ पर भी वो घटना आपको देखने को मिल रही हो सकता है कि यहाँ पर एकदम सब कुछ नॉर्मल हो या फिर सामान्य बारिश हो रही हो। इस तरफ के जो बादल हैं उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी हो या फिर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो फ्लैश फ्लड का मतलब क्या है, अगर एकदम से बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है, उसके चलते अगर किसी पहाड़ी इलाके में किसी वैली में अगर इस तरीके की बाढ़ आ जाए तो उसको हम लोग फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो ये जो फ्लैश फ्लड्स का डाटा है सरकार ने रखा है, हिमाचल प्रदेश के लिए खास तौर पे बात हो रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी रिसेंट में इस तरीके की घटनाएं हमको काफी सारी देखने के लिए मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में इस सारी बाढ़ों के नतीजे में कई सारे लोग मरे हैं, काफी बड़े लेवल पर जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। अब साथ ही साथ ये भी समझ में आया है कि बहुत बड़े लेवल पर जो है ये घटनाएं कुछ सालों में बढ़ी हैं, यानी कि पहले इतने फ्लैश फ्लड नहीं आते थे। 30 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले इतने फ्लैश फ्लड नहीं आते थे जितने 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर एक जगह बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड नहीं आया करते थे पहले और अब एकदम से बहुत ज्यादा उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो यहां से एक बात ये भी समझ में आ रही है कि भाई जो इकोलॉजिकली बड़ा फ्रेजाइल किस्म का हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन जिसकी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी हेल्थ को लेकर भी जो है बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे हैं और सरकार से जो है बोला जाने लगा है कि भाई आप कुछ करें ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। बहरहाल डाटा की बात कर लेते हैं। डाटा में यह बोला गया है कि इस साल जून के महीने से लेकर 4 सितंबर तक, 5 तारीख की अपनी ये न्यूज है, 4 सितंबर तक की बात की गई है कि जून के महीने से लेकर 1 जून जब मानसून की शुरुआत मानी जाती है उससे लेकर 4 तारीख सितंबर इस साल की 2023 तक 72 फ्लैश फ्लड आ चुके हैं। 72 जगहों पे ऐसे बादल फटे हैं, इस तरीके की अब नॉर्मल बाढ़ आ चुकी है। इसके पहले अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में इस तरीके के 10 फ्लैश फ्लड आ चुके थे। पूरे एंटायर मानसून की बात की जाए, 2020 के पूरे मानसून की बात की जाए तो ऐसे 10 फ्लैश फ्लड आए थे। अब देखिए कितना खतरनाक कॉन्ट्रास्ट है, 3 साल पहले 10 बार ऐसे फ्लैश फ्लड आए हैं पूरे मानसून में और यहां पर 72 बार आ चुके हैं और अभी भी मानसून का 1 महीना लगभग बचा हुआ है। 2021 में ऐसे 16 फ्लैश फ्लड आ गए थे पूरे मानसून में और 2022 में पूरे मानसून में ऐसे 75 फ्लैश फ्लड आ गए थे। अब 16 से 75 का जंप नॉर्मल जंप नहीं है, प्राकृतिक तौर पर यह चीज नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है, ये बात अपने को समझ में आ गई। और चीजें इस साल उससे ज्यादा खराब हो रही हैं। जून से अभी सितंबर 4 तारीख तक 72 बार फ्लैश फ्लड आ चुका है। 1 महीना 1.5 महीना और बचा है मानसून का, इसमें और बार ये चीज इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है और ज्यादा बार जो है ये घटना घट सकती है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है हमारे साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और हिमालयन इकोसिस्टम में हम लोग कुछ बहुत फंडामेंटली गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इतना ये जो चीज हो रही है इसकी वजह क्या है, या फिर जो मैंने बोला कि फंडामेंटली हम लोग गलत कर क्या रहे हैं, क्यों बार बार इतने बड़े लेवल पर ये घटना घट रही है। इसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, सबसे पहला तो बड़े रैम्पेंट लेवल पर अनसाइंटिफिक और इल कंसीव्ड लेवल पर कंसंट्रेशन एक्टिविटीज, आपका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है सालों में बढ़ी हैं। यानी कि पहले ही हिमालय का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, वहां पर अगर आप ध्यान नहीं रखो कंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीजों में तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। उन सारी बातों को दरकिनार कर कर कुछ सालों में टूरिज्म के चलते और बाकी चीजों के चलते, पॉपुलेशन के बढ़ने के चलते बहुत आप कह सकते हैं रैम्पेंट किस्म से अनसाइंटिफिक तरीके की कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज हिमालय में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बहुत बड़े लेवल पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हर कहीं लगाए जा रहे हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह को लगाने के लिए फिर बड़े लेवल पर आपका जो है डायनामाइट लगा लगा के पहाड़ों में ब्लास्ट किए जाते हैं, या फिर आपकी खदानें बनाई जा रही हैं, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, 50 तरीके की चीजें हो रही हैं। टनल और रोड कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जिस तरीके की बिल्डिंग्स हिमालय के इलाके में सूट नहीं करती। तो ये कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर हैं जिसके चलते पहले से ही वो इलाके जो, या फिर जो वो हिमालयन स्टेट्स जो वल्नरेबल हैं आपका डिजास्टर्स को लेकर, उनमें और ज्यादा जो है परेशानियां हम लोग खड़ी कर रहे हैं और इसके नतीजे में वहां पे भर भर के फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। इस तरीके के फ्लड्स आ रहे हैं जिनका हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। वहां पे रह रहकर आपकी क्लाउड बस्टिंग हो रही है, बादल फट रहे हैं। और क्योंकि अब ये सारी चीजों के साथ साथ वो होता है ना कि आपका सर मुंडवाते ओले पड़ जाने वाली बात होती है, तो लगभग वैसी कहानी है। ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग के चलते जैसे जैसे आपका एटमॉस्फेयर का ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्लाइमेट के जो पैटर्न्स हैं उसमें चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। अभी जो क्लाइमेट के पैटर्न्स में बदलाव आ रहे हैं, इसके चलते इस पूरे क्षेत्र में माइक्रो लेवल पर काफी ज्यादा चीजें बदल रही हैं। माइक्रो लेवल पर जो है क्लाइमेट में काफी ज्यादा चेंजेस या वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। देखिए,
माइक्रो लेवल पर इसका मतलब क्या होता है? एक होता है मैक्रो लेवल पर क्लाइमेट में कोई चेंज आ जाए, मतलब अगर पूरे के पूरे भारत में बारिश होती है जो 4 महीने, जून से लेकर सितंबर में, अगर वो किसी वजह से अगर जून की जगह जुलाई से लेकर जो है अक्टूबर तक होने लगे, या जनवरी के से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने बारिश होने लगे, और ये जो 4 महीने मानसून के जाते हैं वो सूखे जाने लगे, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, जो भी मानसून है उसका टोटल पैटर्न बदल जाए, पहले जब होता था उसकी जगह किसी और वक्त में होने लगे, तो ये कहलाएगा मैक्रो, ये कहलाएगा मैक्रो लेवल पर आया हुआ क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज, क्योंकि उससे एक बहुत बड़े इलाके पे असर पड़ रहा है। बट हिमाचल प्रदेश के किसी सर्टेन इलाके में जो बारिश हो रही है, पहले थोड़ी कम होती थी, अब एकदम बादल फट जा रहा है उसी पर्टिकुलर इलाके में, पहले अगर वहां पे फ्लैश फ्लड 4 आया करते थे, अब 40 आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर छोटे लोकलाइज्ड इलाके में अगर क्लाइमेट के पैटर्न्स में बदलाव आते हैं, और वो क्लाइमेटिक पैटर्न्स में आने वाले बदलाव एक सर्टेन इलाके तक महदूद हैं, उसी इलाके में तबाही मचा रहे हैं, फिलहाल के लिए अगर किसी दूसरे इलाके को इफेक्ट नहीं कर रहे, तो ये चीज कहलाती है माइक्रो लेवल पर आने वाले चेंजेस। तो इन सारी चीजों के साथ में अब हो ये रहा है, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्टिंग के साथ में क्लाइमेटिक पैटर्न जो है माइक्रो लेवल पर चेंज होने लगे हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते, और उसी में फिर जो है ये सारी चीजें भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि हिमाचल में जो तबाही और तमाशा हो रहा है वो हमको देखना पड़ रहा है। अब इतना बड़े लेवल पर इसके अलावा रैपिड अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन एंड एन इंक्रीज इन वेहिकुलर ट्रैफिक आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन ब्रिंगिंग माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। इसके अलावा बड़े लेवल पर, क्योंकि अब हिल स्टेशंस में लोग जाने लगे हैं, भारतीयों के पास में अब जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, तो हिल स्टेशंस पर जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक तो बड़े लेवल पर अब इनको केटर करने के लिए बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, होटल खुल रहे हैं, उसके चलते अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन हो रहा है, बड़े लेवल पर शहरीकरण हिमाचल या हिमालय के उन इलाकों का हो रहा है जहां पे इतने लोगों के रहने की व्यवस्था ही नहीं है। वही बात जो हम लोगों ने शुरुआत में करी थी लेक्चर के, कि कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितने लेवल पर ये लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है। दूसरा, इतनी बड़ी लेवल पर अब जो टूरिस्ट आते हैं तो ये अपने खुद के 4 व्हीलर से या अपने व्हीलर, अपने जो भी खुद के पर्सनल व्हीकल से आते हैं, तो इसके चलते व्हीकुलर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बढ़ गया है। पहले अगर आपके 1000 व्हीकल्स आते थे पूरे सीजन में, तो अब पता चल रहा है 10,000 व्हीकल्स जो है वो आते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इससे वहां पे कार्बन एमिशन की वैल्यू बढ़ गई है, ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो रहा है, और इससे वहां का जो माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो क्लाइमेट में जो आपके लोकलाइज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। नतीजा वो बाढ़, वो डिजास्टर, वो जो हमको फेस करना पड़ रहा है। अब एक्सपर्ट्स का इस पर कहना यह है कि वेदर पैटर्न जो है वो लगातार चेंज कर रहा है, और वेदर पैटर्न के चेंज करने के चलते जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश है, उसके पैटर्न्स में उनको कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। कायदे से प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि अगर पानी किसी भी रूप में जमीन पर आए, बर्फ के रूप में आए, पानी के रूप में आए, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। बट क्योंकि हिंदुस्तान के काफी बड़े इलाके में बारिश के रूप में ही पानी जमीन पर लौटता है, स्नोफॉल के रूप में नहीं लौटता, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन का आम बोलचाल की भाषा में मतलब बारिश समझा जाता है। बट इसका जो ओवरऑल मतलब है कि वाटर किसी भी फॉर्म में अगर जमीन पर लौट कर आए तो उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते वेदर के पैटर्न्स में बदलाव आ रहा है। इससे एक तो आपका जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें कुछ कमी है, प्लस उसके जो पैटर्न्स हैं उसमें एक शिफ्ट आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है। पहले जुलाई में ज्यादा बारिश, जैसे इस बार अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, पता चला कि 1 अगस्त ऐसा आया जिसमें इतनी बारिश हुई कि 10 जगह में बाढ़ आ गई। अब एकदम जो अनबैलेंस जो देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न्स काफी बड़े लेवल पर बदल रहे हैं। तो एक तो आपका एवरेज प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होता चला जा रहा है, एक तो जो ओवरऑल एवरेज बारिश होनी थी वो कम होती चली जा रही है। दूसरा, एकदम से इस तरीके के जो सडन स्पेल्स आ रहे हैं, बादल फट रहा है या फिर फ्लैश फ्लड आ रहा है, ये सारी चीजें जो है एकदम से बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसे जैसे अभी ग्रेजुअल टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, ये घटनाएं और बढ़ेंगी, और इनका इसमें एक प्रोमिनेंट रोल है। मगर साथ ही साथ जो ये हरकतें हम लोग कर रहे हैं, ये इसमें इसको इस तरह से कह सकते हैं, केरोसिन में जो है चिमगा एक चिंगारी देने वाली बात है। केरोसिन में हम बेसिकली चिंगारी देकर आग लगाने वाली हरकत कर रहे हैं। तो इन ग्लोबल आपका जो वार्मिंग हो रही है, जो ग्रेजुअल राइज हो रहा है टेम्परेचर को, उन सब के चलते ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। मगर ये जो हमारी हरकतें हैं, इसके चलते भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर इसको एक बूस्ट मिल रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आप साथ ही साथ एक चीज और है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हिमाचल के इलाकों में जो स्नोफॉल होता था उसमें भी कमी आ रही है। पहले जितना बर्फ गिरा करती थी उतनी बर्फ नहीं गिर रही, टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई आपका जो पानी या फिर वाटर वेपर है, वाटर वेपर जो है उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई या फिर उसकी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी किसी इलाके में वाटर वेपर की बढ़ेगी, वहां पर उतनी ज्यादा बारिश होती है। तो इसके चलते भी जो है मानसून के महीनों में काफी जगहों पर एबनॉर्मल बारिश देखने को मिल रही है, और इस एबनॉर्मल बारिश के चलते वहां पर बहुत बड़े लेवल पर जो है नुकसान का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर मेंस में जो है हमें
बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है लिखने के लिए। एक तो हमें यही समझ में आता है फ्लैश फ्लड का डाटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 सालों का डाटा अगर आप इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ आप ये बताएं कि किस तरीके की चीजें जो है हो रही हैं, कितने बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है। नुकसान के बाद में फिर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर सकते हो कि ये माइक्रो क्लाइमेटिक इवेंट्स को लाने के पीछे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है, बट उसमें फिर जो हरकतें हम कर रहे हैं ये सारी चीजें हो गई हैं बड़े लेवल पर, व्हीकल मूवमेंट और अर्बनाइजेशन, इसके चलते एक कैटलिस्ट भी इनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये डाटा का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग अपना आंसर लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर बनकर तैयार होगा। साथ ही साथ आपका जो है मार्क्स वगैरह आपको ज्यादा मिलेंगे, और क्योंकि आपका द हिंदू से बनाया हुआ कंटेंट है, प्रामाणिक कंटेंट है, हमारे जो जनरली इवेल्युएटर हैं वो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह को पढ़ते हैं, तो उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो सामने वाले के ऊपर को समझ में आ जाएगा कि सॉलिड लिखा है, अच्छा लिखा है, एंड सामने वाला जो आपका एस्पिरेंट है जो पेपर लिख रहा है वो वेल अवेयर है। तो ये जो पूरी की पूरी न्यूज है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। तो इसी के साथ में आज का जो अपना करंट अफेयर है उसकी जितनी भी न्यूज हमको डिस्कस करनी थी वो यहीं पर समाप्त होता है। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने 5 सितंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है इसके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस किया, ना सिर्फ यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मेंस के लिए भी जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ से कंटेंट बन सकता है उसका कैसा इस्तेमाल करना उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी है। इसके अलावा जो आपके दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन हैं उसके लिए भी कंटेंट प्री प्लस मेंस दोनों में आपके काम आएगा। सो यूज इट फॉर योर एडवांटेज नो मैटर वॉट एवर एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके अगले दिन के जो करंट अफेयर्स उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।